दोस्तों अभी रिवीजन को लेके मार्केट में काफ़ी हाई तौबा मची हुई है। तो आज चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाए। सबसे पहला जो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी रिवीजन का, वो होता है आपको कॉन्फिडेंस आए अपने मटेरियल पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने जो ज्ञान कोश है उस पे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे रियलाइज हुई है अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि हर एक पन्ने को एक बार देखना ज़रूरी है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के जस्ट पहले। अब हर एक पन्ने को देखने का मतलब ये नहीं है कि अब हर पन्ने में आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। आपने जो पोर्शंस हाईलाइटेड किए हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, आपने जो एक पन्ना लिखा था अपने नोट्स में एंड ओवर द टाइम जहां आपने हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, नंबरिंग्स करे हैं 1 2 3 4, सिर्फ उन पॉइंट्स को देखना है। हर एक पन्ने को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस पन्ने में जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपने देख लिए हैं और आपके पास एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया है कि 99.99% चांसेस है कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं आपके आंसर सॉल्व होने की गुंजाइश रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपको जो करना है वो ये है कि एक पन्ना देखते साथ आपको वो 2 से 3 हाईलाइटेड जो पोर्शन है अभी तक आपके दिमाग में आ जाने चाहिए और आपको कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये पन्ना है, ये टॉपिक है पर्टिकुलर, तो ये इवेंट्स हैं, उसके अंदर पर्सनालिटीज़ हैं और ये चीज़ें हुई थी। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया या फिर उस पन्ने का जो मेन मोटा मोटी चीज़ें हो गई वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने क्रांति हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, कौन से क्षेत्र में हुए थे, इनके नेता कौन थे, यहाँ पे मेन जो मुद्दा था वो क्या था और इसका जो परिणाम था वो क्या निकला। वहीं अगर हम लोग जाके देखें, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में मान लीजिए हम लोग मॉडर्न पार्ट वाला देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई 1920 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, 1924 में क्या हुआ था, 1930 में क्या हुआ था, 1932 में क्या हो रहा था, 1940 42 46 47 में क्या क्या हुआ। तो एक रफ मतलब एक आइडिया हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, लेकिन अगर कंठस्थ हो जाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट 90 से 95% चीज़ें अब आप रिटेन करना चालू कर दे। वहीं दोस्तों अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है तो इतनी बात तो एकदम ही क्लियर होनी चाहिए कि भाई कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी सबसे छोटी नदी है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, इंडिया में कितने तटीय राज्य हैं, ऐसे कितने लैंड लॉक्ड राज्य हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों वो एट अ ग्लांस आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उस पन्ने से कौन से फैक्ट्स हमको निकालने हैं और उस पन्ने से मुझे कितने सारे फैक्ट्स याद हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि जो मैं हमेशा एक अल्टीमेट गोल लेके चलता हूँ कि जो रिवीजन टाइम है आपका फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स उसको 1 आवर तक ले आइए। 1 पर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर, ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। इंडियन हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, अगर आप बात करेंगे पॉलिटी की, अगर आप बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, आप बात करेंगे इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर की, साइंस की, तो मोस्टली ये सब सब्जेक्ट 1 घंटा सवा घंटे के अंदर आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो पहला साइकिल होता है वो काफ़ी बड़ा होगा, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करने में, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी करने में ही एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लगेंगे एक फुल रिवीजन करने के लिए। लेकिन उसको अभी आप करके बैठ जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको बार बार पढ़ोगे ना, पहली बार में 5 घंटे लगेंगे, दूसरे बार में आप देखोगे अचानक से 2.5 घंटे लग रहे हैं, फिर 2 घंटे लगेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, फिर आपको 1.25 घंटे लगेंगे, फिर 1.5 घंटे लगेंगे, फिर सवा घंटे में हो जाएगा। और जब ये साइकिल से आप इतने बार रिपीट करोगे ना, तो जो ग्लैंस एट ए ग्लैंस वाली बात मैं कर रहा था कि पन्ना देखते साथ तो जो 3 4 पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ जाने चाहिए, वैसे ही होगा दोस्तों। और आपको क्या होगा कि आप उसको देखते साथ ही लाइक सिर्फ पन्ने पलटेंगे और आपको सब कुछ रिकॉल होता जाएगा। तो ये आपको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में पहुंचना है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने सब्जेक्ट के रिवीजन टाइप को ऑलमोस्ट 1 मैक्सिमम 1.5 आवर्स पर सब्जेक्ट तक लेके आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों फिर से मैंने वही चीज़ बताई कि जितने साइकिल्स जाएंगे उतना अच्छा होगा। सिलेबस कंप्लीशन अगर आपको बचा है, जो कि आपके 99.99% बच्चों का बचा होगा, तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीशन बचा है तो जस्ट नो डैट कि आप जितना भी नए फैक्ट्स पढ़ लो, जब तक पुराने फैक्ट्स रिकॉल नहीं होंगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं है।
तो अगर आपका कंप्लीशन बचा है तो फिर भी रिवीजन आप स्टार्ट कर लीजिए। जो टाइम का अलॉटमेंट है वो 60% 40% कर दो, लेकिन अब आप मेजर रिवीजन का टाइम आ गया है, क्योंकि चीज़ों को बैठने के लिए एटलीस्ट 20-25 दिन चाहिए होते हैं, और अभी आपके पास लगभग 20-25 दिन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर निकलना होगा तो ऐसे भी निकलेगा, नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक बार आपका रिवीजन सेट हो जाएगा तो आपको अगले 1, 2 या 3 अटेम्प्ट तक, जितने भी अटेम्प्ट आप देंगे, आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसको समझ लो कि रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे पढ़े हुए से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप जो भी मटेरियल में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो कि यार मेरे को ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, इन्होंने तो रट लिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो, वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो, सारी किताबों से क्वेश्चन आ गया तो, वो तो आना ही है क्वेश्चन इधर उधर से। अगर हर चीज़ आपके नोट से आ जाती, अगर हर चीज़ एक प्रिस्क्राइब बुक लिस्ट से आ जाती, तो CGPSC के सिलेबस के साथ रिकमेंडेड बुक लिस्ट भी आती। लेकिन जो रिकमेंडेड बुक लिस्ट नहीं आ रही है उसका रीज़न ही यही है कि काफ़ी ओपन एग्जाम है और कहीं से भी चीज़ें पूछी जा सकती है। और मेरे एक्सपीरियंस से कभी भी को जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाने से नहीं रुकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रुकता है आपके एवरेज क्वेश्चन या इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाने या फिर उसको गलत करने के कारण। तो दोस्तों जो गेम है वो ऐसा है कि आपको इजी और एवरेज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टफ क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं बनते हैं, और किसी से अगर बन भी जाएंगे तो हार्डली टॉप 15, टॉप 20, टॉप 50 लोग होंगे। लेकिन आपको तो टॉप 1500-2000 में जगह बनानी है। एंड वंस अगेन एक फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप 200 में 200 लाएंगे फिर भी आप मेंस लिखेंगे। अगर आप कट ऑफ से आधे नंबर ज़्यादा लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 105 भी लाएंगे, तो भी आप मेंस लिखेंगे। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है दोस्तों मार्क्स को लेके, बस इतना बेयर मिनिमम कर लेना है कि कट ऑफ पार हो जाए। फाइनली दोस्तों, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस ही की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स। पहले ऐसा होता था कि आप ज्ञान के दम पे निकाल लेते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब पैटर्न बदला है 2020, 21 एंड होपफुली 22 में, अब जो ज्ञान है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो वन लाइनर थे, जो डायरेक्ट आ जाते थे, वो अब कहीं आपको दिखने नहीं वाले हैं। आपको एनालिटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप मेंस का पेपर 7 उठा के देखेंगे तो वही बात हो जाएगी कि स्मार्टनेस वाली बात हो जाएगी, उसमें कोई ज्ञान का खेल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस इज की टू सक्सेस, इसको हमेशा याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस रिवीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, और उसके बाद आपका प्रीलिम्स मान लीजिए क्लियर हो जाता है, तो इस रिवीजन के बेसिस में हम लोग पूरा CGGS खड़ा कर लेंगे, और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये भी आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद अगर आपको मेंस में ट्रांजिशन करना है तो एटलीस्ट CGGS और इंडियन हिस्ट्री तैयार है, पॉलिटी तैयार है, इकोनॉमिक्स तैयार है, तो ऑलमोस्ट आपका 30% सिलेबस तैयार हो जाता है। और 30% सिलेबस को आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पेपर 2 में देख लीजिए, पेपर 3 में देख लीजिए, 5, 6 और 7 में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 50% है। एंड एक बार आपने अपना प्रीलिम्स का फैक्ट्स पढ़ लिए तो मोर और लेस उसी को थोड़ा सा सब हेडिंग के साथ आप डालोगे तो मेंस का आंसर बन जाता है। रही बात इंडियन GS की, तो उसमें मेंस के थोड़े स्पेसिफिक पोर्शंस है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से ये रहा है कि जिसका इंडिया GS बहुत अच्छा होता है, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है CGPSC की मेंस एग्जामिनेशन में। तो भले ही अभी आपके प्रीलिम्स निकालने के लिए CGGS और करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपका प्रीलिम्स होता है तो आप CGGS को पोर्शन को एक बार रट के आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए, फ्रॉम डे 1 कह लीजिए, या फिर पहले ही फरवरी में ही निपटा दीजिए। और इसके बाद मार्च, अप्रैल और जो आपका मई आएगा, उसमें 3 महीने हम लोग एक्सक्लूसिवली इंडिया GS में मेहनत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें पेपर 7 हो गया, पेपर 6 का फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पबैड हो गया, पेपर 4 साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, एसए हो गया, ये इसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं है। एंड विट इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ मेंस सिलेबस। तो 70% आपका पोर्शन तैयार नहीं है मेंस के हिसाब से। आप अपना प्रीलिम्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो 30% है वो आपको अच्छे से हैंडल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट रिमेंबर कि प्रीलिम्स में अच्छी तैयारी करने से, रिवीजन करने से आपको मेंस में ज़्यादा टाइम मिलेगा इंडिया पोर्शन को डेडिकेट करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो नॉट इवन प्रीलिम्स, अगर आपको ओवरऑल सक्सेस चाहिए CGPSC में, तो इस रिवीजन टैक्टिक को फॉलो करिए। ये रिवीजन टैक्टिक काफ़ी यूनिवर्सल है और इस लेवल पे आने की कोशिश करिए। इसी को जब हम लोग मेंस में जाएंगे तो उसको हम लोग सिंपली बोल देंगे कि ये मेंस का पोर्शन 1 घंटे में हो जाना चाहिए,
क्योंकि जब आप अल्टीमेटली आएंगे वापस घर वापस आएंगे और आपके पास 6 घंटे होंगे रिवाइज करने के लिए, जिसमें आपको 6 पोर्शन रिवाइज करने होंगे, तो आपकी मजबूरी है 1 घंटा पर सेक्शन को रखने के लिए। ठीक उस टाइम पे ये जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी दोस्तों डेफिनेटली। एंड उसके हिसाब से जो आपने पोर्शंस हाईलाइट किए हैं, काटे छाटे हैं, और एट अ ग्लैंस वाली जो बात की है मैंने, एक पन्ने को देखते साथ ही रिकॉल हो जाने चाहिए पॉइंट, वो आपको स्ट्रांगली रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों रिवीजन का फंडा, मैंने आपको बता दिया है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, इम्प्रोवाइज कर लीजिए। एंड जस्ट रिमेंबर कि जितना अच्छा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही आप टाइम बचाएंगे अपने लिए नया क्वेश्चन रटने के लिए, और साथ ही साथ अपने आंसर राइटिंग या फिर अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। टाइम बहुत बड़ा एसेट है दोस्तों। एंड जो टाइम है वो तभी बचेगा जब आपने उस सिमिलर लाइन पे, उस सिमिलर लॉजिक पे प्रैक्टिस किया है। तो दोस्तों इट्स टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस। आराम से रिवीजन करिए। आपका क्या फीडबैक है और क्या डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग उसको डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।